नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज FST 001 के खंड 4 की इकाई 17 से आगे का अध्ययन किया जाएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास पिछले सभी इस सीरीज की जो 24 की 24 वीडियोस हैं वो मिल गए होंगे, जिसमें इकाई 1 से इकाई 16 के लेक्चर हैं तथा इनमें विस्तार से चीज़ों को बताया गया है ताकि आपका एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो सके। अब आगे एपिसोड 25 में इकाई 17 को शुरू करते हैं। इकाई 17 प्राकृतिक संसाधन। 17.1 प्रस्तावना। इकाई 16 में आपने पढ़ा कि वर्तमान विश्व की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकाधिक दबाव पड़ता है और इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। इस इकाई में हम आपको अपने प्राकृतिक संसाधनों के विषय में बताएंगे। पृथ्वी पर और महासागरों में जैविक और अजैविक दोनों तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। वन, वन्य जीव तथा जल और पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारी जैविक संसाधन हैं। भूमिगत नदियों का पानी, जल, मिट्टी और खनिज भंडार आदि अजैविक संसाधन हैं। इन संसाधनों में कुछ तो काफ़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, जबकि कुछ सीमित मात्रा में हमारी पृथ्वी या महासागर के सीमित भागों में ही पाए जाते हैं। इस इकाई में आप पढ़ेंगे कि इन संसाधनों को किस तरह से ढूंढ निकाला जाता है। अगली इकाई में हम आपको यह बताएंगे कि इन संसाधनों का किस प्रकार अच्छे ढंग से उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य यह होगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद नवीनीकरण और गैर नवीकरणीय संसाधनों की परिभाषा को आप बता सकेंगे। हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकेगी और आप उसके बारे में भी बता सकेंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कर सकेंगे और यह बता सकेंगे कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए ऊर्जा के उत्पादन के लिए इन संसाधनों को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है। एक बात और जो आप सीखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वह यह होगा कि संसाधन की खोज के लिए विभिन्न विधियों और संसाधन मानचित्रण के विभिन्न तरीकों के विषय में भी आप जान सकेंगे। 17.2 प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति ने जो संसाधन हमें प्रदान किए हैं वे सभ्य जीवन व्यतीत करने के लिए अति आवश्यक हैं, इसलिए इनका उपयोग बुद्धिमानी से सोच समझकर करना चाहिए। लेकिन इस संसाधनों का उपयोग अंधाधुंध हो रहा है। इसका एक कारण तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है और दूसरा कारण है कि हम यह नहीं समझ पाते कि ये संसाधन एक दिन खत्म हो जाएंगे। विश्वव्यापी औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिकी की प्रगति से इन सभी संसाधनों के उपयोग की दर बढ़ गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सदियों से कुछ देशों के संसाधनों का कच्चे माल के रूप में प्रभावशाली अथवा साम्राज्यवादी देशों को निर्यात किया जाता रहा है। अभी भी गरीब देश कुछ बहुमूल्य खनिजों का निर्यात उन्हीं देशों के लिए करने को मजबूर हैं जो अब विकसित देश कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम आजकल कैडमियम नामक एक मृदु चांदी जैसी धातु का विदेशों में निर्यात इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा कमा सकें। यह धातु बेहद उपयोगी है क्योंकि विभिन्न कामों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कैडमियम छड़ें बनाने और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के लिए कैडमियम सिल्वर सेल बनाने के काम आता है। प्रौद्योगिकी के विकास का स्तर कम होने के कारण आजकल हम अपने देश में इस धातु का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कल इस धातु का हमारा खनिज भंडार समाप्त हो जाता है तो हमें बहुत ऊंची कीमत पर इसे आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस खनिज का आयात करने वाले कुछ देश इसका भंडार जमा कर रहे हों और जब हमारे अपने भंडार खत्म हो जाएंगे तो वे देश इसे अधिक कीमत पर हमें ही बेचेंगे। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है और हम कितने विवेकपूर्ण ढंग से इनको काम में ला सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सावधानीपूर्वक एवं योजनाबद्ध ढंग से इस्तेमाल करने पर हम इन संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि हम
अपने प्राकृतिक संसाधनों की खोज करें और उनके आरक्षित भंडारों का सही अनुमान लगाएं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण प्राकृतिक संसाधनों की वैज्ञानिक खोज संभव हो सकी है। मूल रूप से हमारे संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। आइए देखें कि ये दोनों संसाधन क्या हैं। पृथ्वी के कुछ संसाधनों में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होने के कारण समय समय पर उनकी पूर्ति होती रहती है, उदाहरण के लिए वनस्पति। दूसरे शब्दों में ये संसाधन कभी न खत्म होने वाले हैं और इसलिए इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वन, चारागाह, वन्य जीवन और जलीय जीवन नवीकरणीय संसाधन है। पानी भी एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि काम में लाए जाने पर भी यह खत्म नहीं होता, इसका पुनः चक्रण होता रहता है। खनिज जैसे कुछ दूसरे संसाधन हैं जो एक बार इस्तेमाल होने पर हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, उनकी पुनरुत्पत्ति नहीं हो सकती। खनिज निक्षेपों के भंडार लाखों वर्षों में धीरे धीरे बने थे। एक बार इस्तेमाल होने पर इन खनिज निक्षेपों की पुनरुत्पत्ति नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होने पर जलकर खत्म हो जाता है और इसे फिर से वापस नहीं पाया जा सकता, इसलिए इन्हें गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार मिट्टी का बनना एक बहुत धीमी और दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसमें करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए मनुष्य की अनेक पीढ़ियों के जीवन काल में भी इसका नवीनीकरण नहीं हो सकता है, इसलिए यह भी एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। आइए अपने देश में पाए जाने वाले कुछ संसाधनों का विस्तार से अध्ययन करें। पहले हम नवीकरणीय संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। 17.2.1 नवीकरणीय संसाधन। जैसा कि पहले बताया गया है कि नवीकरणीय संसाधन सिद्धांत के रूप से कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि इनका प्राकृतिक रूप से पुनरुत्पादन होता रहता है। लेकिन इन संसाधनों के दुरुपयोग से हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं और इस प्रकार इन संसाधनों को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं। जल और वन हमारे मुख्य नवीनीकरणीय संसाधन हैं। जल संसाधन, जैसा कि आप जानते हैं, जीवन के लिए सबसे आवश्यक घटक जल है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हमारे जल संसाधन सीमित हैं। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में काम में लाए जा सकने वाले पानी की मात्रा बहुत कम है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी के सभी जल संसाधनों का केवल 2.7% ही अलवण जल है, जो पीने, खेती और दूसरे कामों के लिए उपयोगी है। पृथ्वी के कुल जल का केवल 0.0001% ही झरनों और नदियों में बहता है, जो कि 10,000 बाल्टियों में से केवल 1 बाल्टी पानी के बराबर है। अलवण जल झीलों में कुछ पानी का केवल 0.009% भाग है। लगभग 150 मीटर तक की गहराई तक मिलने वाला भूमिगत जल कुल जल का केवल 0.6 to 5% है। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ जल लगभग 2.15% है, जो इस रूप में काम में नहीं लाया जा सकता। जलभर कहे जाने वाले भूमिगत जलाशयों में जल का कुल आयतन अनुमानतः 42.3 × 10⁻10 घन मीटर होता है। इस पानी को पंप किया जा सकता है और इसका केवल 1/4 भाग ही काम में लाया जा सकता है। शेष जल को भविष्य में सिंचाई, उद्योगों और घरों आदि के उपयोग में लाया जा सकता है। भारत के जलीय मानचित्र में दर्शाया गया है कि देश के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां भूमिगत जल विभव निम्न है, और जैसे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग। इसका अर्थ यह है कि इन प्रदेशों में भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम है। उपयुक्त वर्णन से हमें यह पता चलता है कि सिंचाई, नौ संचालन, पन बिजली के उत्पादन तथा घरेलू और उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने जैसे अनेक उद्देश्यों के लिए आवश्यक जल की कमी है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल संसाधन का उपयोग सोच समझकर किया जाना चाहिए। वन संसाधन। वन हमारी ऐसी संपदा है जिनमें से हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं,
इन्हें हम ईंधन, चारे, रेशे, फल, इमारती लकड़ी, बूटी, औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री आदि के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये हमें कई तरह का कच्चा माल भी देते हैं जो काष्ठ लकड़ी के उद्योगों में काम आते हैं। वनों में रहने वाले अनेक प्रकार के जंतु और पक्षी जीवित संसाधनों के रूप में उपयोगी हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसकी ऑक्सीजन आपूर्ति बनाए रखने के लिए वन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार वन जलवायु को प्रभावित करते हैं। उपग्रह से प्राप्त फोटोग्राफ्स के विश्लेषण से पता चलता है कि 1982 में हमारे देश का लगभग 14% भौगोलिक क्षेत्र वनों से ढका हुआ था, जिसमें लगभग 11% समृद्ध वन और 3% निम्न स्तर के वन थे। वनों के पुनर्जनन के लिए पर्याप्त उपाय किए बिना ही लकड़ी तथा वनों के अन्य उत्पादों के बढ़ते हुए उपयोग के कारण जंगल बड़ी तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण में असंतुलन हो गया है। वर्षा का जल बिना रुकावट के पहाड़ों की ढलानों से बह जाता है और इस कारण प्रायः बाढ़ आ जाती है। सबसे ऊपर मिट्टी के अत्यधिक कटाव के फलस्वरूप मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है, जिससे फसलों का उत्पादन कम होता है। वनोन्मूलन के इन कुप्रभावों के कारण ही हमारी सरकार ने वनों की रक्षा करने और अधिक पेड़ लगाने की नीति अपनाई है। 17.2.2 गैर नवीकरणीय संसाधन, जल एवं वन जैसे नवीकरणीय संसाधनों के अध्ययन के बाद अब आप जानना चाहेंगे कि हमारे गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे कि भूमि, खनिज और समुद्री संसाधन क्या हैं। इन संसाधनों की पुनरुत्पत्ति एवं वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए एक बार काम में लाए जाने के बाद ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। भूमि संसाधन, जमीन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसा कि आपने इससे पहली इकाई में पढ़ा है कि जमीन वास्तव में वह आधारशिला है जिस पर सारा पारिस्थितिकीय तंत्र खड़ा है और यह सभी स्थलीय पौधों और जंतुओं का आवास स्थल है। मनुष्य और जंतुओं के जीवन तथा विभिन्न गतिविधियों को सहारा देने की पृथ्वी की क्षमता, इसकी जैविक उत्पादकता और मिट्टी और चट्टानों की भार वहन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण जमीन पर भारी दबाव है। हमारे देश में 1901 में 23 करोड़ 80 लाख लोग रहते थे और वही जमीन अब 78 करोड़ लोगों का है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई या वनोन्मूलन के फलस्वरूप भू संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण मिट्टी की गुणवत्ता एवं अप्राकृतिक दृश्य को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। आज भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध भू संसाधन 0.4 हेक्टेयर से भी कम है और ऐसी आशंका है कि जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर के साथ साथ यह 20वीं शताब्दी के अंत तक घटकर 0.33 हेक्टेयर रह जाएगी। इस प्रकार हमारे भू संसाधन पर पड़ रहे दबाव की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। मृदा संसाधन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह बनाने वाली मृदा समूचे जीवन तंत्र को कायम रखने, वनस्पति के रूप में भोजन देने, पशुओं को चारा देने और जीवन के लिए अत्यावश्यक पानी का भंडार जमा रखने के कारण सभी संसाधनों में सर्वाधिक कीमती है। मृदा में हवा और नमी, मिली हुई रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक या जैविक और खनिज पोषक पदार्थ होते हैं। विभिन्न जगहों में मिट्टी की किस्में भिन्न भिन्न होती हैं। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उन्हें उपजाऊ भूमि कहते हैं। मिट्टी की उर्वरता जल और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित प्रमुख प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। 1. पूर्वी बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी आंध्र प्रदेश के पठार और निम्न भूमि क्षेत्रों में जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होता है और तापमान 22 डिग्री से ऊपर रहता है, गहरी लाल मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी वर्षा प्रचुर वनों और घास स्थलों के लिए उपयुक्त होती है तथा यह आलू, केले, अनानास और रबर आदि के खेती के लिए भी अच्छी मानी जाती है। पश्चिमी और मध्य भारत के दक्कन
और मालवा पठारों में पाई जाने वाली मृदा पर चिकनी मिट्टी का आवरण होता है तथा यह दोमट और काली होती है। यह बहुत उपजाऊ होती है और मिश्रित घास स्थलों, वनों, गन्ने, मूंगफली, सोयाबीन, कपास और चावल आदि फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पश्चिमी भारत के रेतीले प्रदेशों की मृदा में कार्बनिक पदार्थ आमतौर पर कम होते हैं और यह कम उपजाऊ समझी जाती है। यदि इसे पानी दिया जाए तो यह बहुत उपजाऊ हो सकता है। दूसरी तरफ अत्यधिक सिंचाई से इस प्रकार की मृदा में लवण की मात्रा बढ़ जाती है, इससे इसका उपजाऊपन कम हो जाता है। एक अन्य प्रकार की मृदा सिंधु गंगा की मैदानी भागों में पाई जाती है, जो पाकिस्तान से असम तक फैले हुए हैं। यह बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गुजरात के तटों में डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस मिट्टी की विशेषता इसका दोमटी गठन, शुष्क संगठन और भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी मोटाई में परिवर्तनशीलता है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और सभी किस्म की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। जिन स्थानों की जलवायु शुष्क हो जाती है वहाँ इस मिट्टी की क्षारीयता अथवा लवण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इसका उपजाऊपन कम हो जाता है। 5. गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों में और केरल के नदी बेसिन के निचले हिस्से की नम जमीनों या दलदल जमीनों की मृदा में अधिक कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि अपघटित गोबर की खाद और पेड़ पौधों की काष्ठ पीट आदि। इसलिए यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। हिमालय के पहाड़ी प्रदेशों में मिलने वाली एक दूसरे किस्म की मृदा, जिसका रंग राख धूसर से लेकर हल्का पीला भूरा होता है, की उपजाऊ शक्ति कम होती है। इस प्रकार की मिट्टी चीड़, देवदार और ओक जैसे शंकुधारी पेड़ों के लिए उपयुक्त होती है। मृदा वर्गीकरण, जिसका आपने ऊपर अध्ययन किया है, मृदा के सामान्य लक्षणों पर आधारित है। मृदा की एक किस्म में आपस में भी अनेक भिन्नताएं हैं, जो जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता के कारण है। खनिज संसाधन, जमीन के खनन से मिलने वाली प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पदार्थ हमारे उद्योगों के आधार होने के कारण व्यापारिक और आर्थिक क्रियाकलापों के भी आधार हैं। आजकल यूरेनियम जैसे खनिजों का उपयोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के खनिज जैसे कि कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम आदि हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए हम सब पेट्रोलियम पर सबसे अधिक निर्भर हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस भूमिगत संसाधन का विश्व भंडार अब खत्म होने वाला है। भारत 35 ऐसे खनिज मामले में आत्मनिर्भर है जो कि आधारभूत उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। हमारे पास लोहा, एल्युमिनियम, कोयला आदि भारी मात्रा में है, लेकिन उर्वरक, कच्चा तेल, तांबा, जस्ता तथा सीसा जैसे अलौह धातुओं के निर्माण में काम आने वाले फॉस्फेट की जरूरत पूरी करने के लिए हम कुछ हद तक इनका विदेशों से आयात करते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हमारे देश के खनिज उत्पादक राज्य हैं। आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से अब जमीन और समुद्र में भी पेट्रोलियम के आरक्षित भंडारों का पता लगाना संभव हो गया है। उपग्रहों द्वारा भेजे गए चित्र या उपग्रह प्रतिबिंब हमें उन क्षेत्रों का ठीक पता लगाने में मदद करते हैं जहां खनिज निक्षेपों की प्रचुरता में मिलने की संभावना हो। अंतरिक्ष में उपग्रहों के स्थापित होने से पूर्व यह संभव न था। महासागरीय संसाधन, समुद्र बेसिन में अनेक खनिज पाए जाते हैं। समुद्र तल के नीचे 4000 से 5000 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले खनिजों में मैंगनीज ऑक्साइड के नोड्यूल या ढेले तथा कोबाल्ट, निकिल, तांबा और लोहे के सल्फाइड मिलते हैं। भारत भी इस संसाधन का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। आज विश्व के तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 5वें से भी ज्यादा भाग अपतटीय कुओं से आता है। उदाहरण के लिए बॉम्बे हाई में
तेल का आरक्षित भंडार 740 करोड़ टन है। कावेरी, गोदावरी और महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में भी प्राकृतिक गैस और तेल के भारी भंडार हैं। केरल और उड़ीसा के तटीय रेतीले भाग में मोनोजाइट, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में काम आने वाला कच्चा माल और जिरकॉन जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। तटीय भंडारों में टीन, सोना, प्लेटिनम जैसे अनेक धातुएं भी पाई जाती हैं। महासागर में मछली, पौधे जैसे जीवित संसाधन लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अच्छे भोजन के रूप में या कुछ औषधियों के स्रोत के रूप में काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 17.2 को समाप्त करते हैं और ये चैप्टर चूँकि बड़ा चैप्टर है तो इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। तो अगली जो इसकी पढ़ाई होगी वो होगी 26th एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, जो भी हम वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में कोशिश करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ठीक से सुने, उसको इग्नू के द्वारा दिए गए जो मूल पाठ्यक्रम हैं उसके जो बोध प्रश्न हैं उनका आंसर तैयार करने में सुविधा हो, और दूसरा पीछे 5 साल पहले से जो इग्नू एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनायर्स हैं उनकी लिस्ट, तो आप उन लिस्टों को भी देख करके अपने नोटबुक तैयार कर सकते हैं। और इस प्रकार जब नोटबुक तैयार करेंगे और उस नोटबुक को तैयार करने के अंदर कोई कठिनाई आती है तो इन चैप्टर्स के लेक्चर को सुनते हैं, इनके पूरे विस्तृत विवरण को सुनते हैं तो आपको बहुत मदद मिलती है। तो इस प्रकार तैयार होता है आपका नोट शीट, और वो नोट शीट आपके लिए ऐसा होगा जो बिल्कुल समझिए कि वो आपके दिमाग में बनाते बनाते ही इतनी बढ़िया से फिट हो जाएगी, एग्जाम में वो आपको 100 में 100 नंबर लाने में मदद करेगा। तो वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत करती है, तो टीम की हौसला अफजाई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।